नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका कमल राष्ट्रीय पर। मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। करेंगे खबरों पर विस्तार से बात, लेकिन उससे पहले एक नजर अभी तक की हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति वाले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के बयान से भारी बवाल, अब सोनिया गांधी ने दिया ये जवाब। उद्धव ठाकरे और सीएम एकनाथ शिंदे के बीच भरोसे को लेकर वार पलटवार, अब दीपक केसरकर ने कह दी ये बात। कर्नाटक में पिछले 8 दिन में 3 मर्डर, मुस्लिम युवक की हत्या के बाद धारा 144 लागू, सीएम ने कही ये बात। राष्ट्रपति विवाद के बीच स्मृति ईरानी और अमित शाह की राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात, अधीर रंजन को नहीं मिला मत। 24 घंटे में ट्वीट हटाएं पवन खेड़ा, जयराम रमेश हाईकोर्ट का कांग्रेस के तीनों नेताओं को निर्देश। और आइए अब करते हैं खबरों पर विस्तार से बात। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बोलने पर गुरुवार को संसद में भारी हंगामा हुआ। बीजेपी ने कांग्रेस नेता द्वारा राष्ट्रपति के प्रति इस शब्द के इस्तेमाल को लेकर विरोध जताया है और संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अधीर रंजन चौधरी इस मामले में माफी मांग चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रति कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की अशोभनीय टिप्पणी पर बीजेपी सांसदों ने आज सदन के दोनों सदनों में जमकर हंगामा किया। बीजेपी की ओर से स्मृति ईरानी ने लोकसभा और निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में यह मामला उठाया। बीजेपी ने राष्ट्रपति के प्रति कांग्रेस नेता द्वारा प्रयोग किए गए शब्दों को गलत करार दिया। बीजेपी ने देश के सर्वोच्च पद पर आसीन आदिवासी महिला के अपमान पर कांग्रेस से माफी मांगने की मांग की है, जिस पर अब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अधीर इस मामले में पहले ही माफी मांग चुके हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित किया था, तभी से बीजेपी ने उन पर निशाना साधना शुरू कर दिया था। हालांकि अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में की गई टिप्पणी पर सफाई देते हुए कहा है कि उनके मुंह से निकल गया, जिसका उन्हें बेहद खेद है। उन्होंने कहा, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वह इसे उठा रही है। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए एकनाथ शिंदे गुट के मुख्य प्रवक्ता दीपक केसरकर ने गुरुवार को कहा कि ठाकरे अगर शिंदे पर भरोसा करते तो पिछले साल बीमार होने पर उन्हें मुख्यमंत्री बना देते। शिवसेना के मुखपत्र सामना को दिए अपने साक्षात्कार में ठाकरे के बयान का जिक्र करते हुए जहां उन्होंने ये कहा कि वह विद्रोहियों को देशद्रोही नहीं कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने भरोसा तोड़ा है। केसरकर ने कहा कि अगर उन्होंने शिंदे पर भरोसा किया होता तो वह उन्हें सीएम बनाते जब वह बीमार थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। शिवसैनिकों और शिवसेना के कई नेताओं के बागी विधायकों को देशद्रोही कहने को लेकर केसरकर ने मीडिया कर्मियों से कहा, उन्हें शिंदे को देशद्रोही कहने का अधिकार नहीं है। अगर उनका हंगामा जारी रहा तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हम भी पलटवार करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर कोई सीएम देश के बाहर है या उसकी सर्जरी हो रही है तो चार्ज किसी और को दे दिया जाता है। जब आप ठाकरे यानी कि अस्वस्थ थे तो आपने एकनाथ शिंदे को सीएम पद का प्रभार क्यों नहीं दिया? आपने उन्हें शिंदे को आश्वासन दिया था कि उन्हें सीएम बनाया जाएगा, फिर जब आप अस्वस्थ थे तो क्या आपने उन्हें सीएम बनाने के लिए भरोसा नहीं किया? उन्होंने कहा कि अगर आपने किसी पर भरोसा किया है तो ही आपको किसी को विश्वासघाती कहने का अधिकार है, अन्यथा आप किसी को विश्वासघाती कहने का कोई अधिकार नहीं रखते। बता दें कि बीते दिनों शिवसेना के मुखपत्र सामना को दिए साक्षात्कार में उद्धव ठाकरे ने बागी विधायकों के लिए कई बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि हमने कुछ लोगों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा किया। उद्धव ने यह भी कहा कि ये विद्रोही पेड़ के सड़े हुए पत्तों की तरह हैं और उन्हें झड़ ही जाना चाहिए। यह पेड़ के लिए अच्छा होता है क्योंकि इसी के बाद नए पत्ते उगते हैं। बागी नेताओं का दावा है कि वे असली शिवसेना का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस बारे में उद्धव ने कहा कि चुनाव होने दीजिए और फिर देखते हैं कि लोग किसे चुनते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग या तो हमारे पक्ष में मतदान करेंगे या फिर उन्हें वोट देंगे, यह हमेशा के लिए स्पष्ट हो जाएगा। कर्नाटक की मंगलौर सिटी में एक खौफनाक घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें कुछ मास्क पहने लोगों ने फैजल नाम के युवक को अपना निशाना बनाया और बुरी तरह मारपीट की है, जिसमें युवक की जान भी चली गई। घटना के बाद से ही इसकी खूब चर्चा है, साथ ही इलाके में तनाव का माहौल भी देखा जा सकता है, जिसे देखते हुए पुलिस की तरफ से तमाम जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। पुलिस ने पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी है। पिछले करीब एक हफ्ते में दक्षिण कन्नड़ा में जिले में यह तीसरी हत्या का मामला सामने आया है। जिले में लगातार हो रही हत्याओं को लेकर सीएम बसवराज बोमई ने कहा कि हमारे लिए सभी लोगों की जान कीमती है और एक समान है। हम तीनों मर्डर केस में सख्त कार्रवाई करेंगे, जरूरत पड़ने पर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। ये यूपी मॉडल भी हो सकता है और कर्नाटक मॉडल के तहत भी कार्रवाई हो सकती है। मंगलौर के पुलिस कमिश्नर एक शशि
कुमार ने इस पूरे मामले को लेकर बताया कि हमने सभी मुस्लिम नेताओं से अपील की है कि वो नमाज अपने घरों पर ही अदा करें, जिससे शांति व्यवस्था कायम रखने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि आरोपियों ने किस वजह से हत्या को अंजाम दिया, इसकी फिलहाल जांच की जा रही है। हम लोगों से अपील करते हैं कि वो किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें। पुलिस कमिश्नर ने आगे बताया कि इलाके में की सभी शराब की दुकानें 29 जुलाई तक पूरी तरह से बंद रहेंगी। उन्होंने इस मामले को लेकर बताया कि हम मौके पर मौजूद चश्मदीद से भी बातचीत कर रहे हैं और सूरतकल पुलिस स्टेशन में हत्या का केस दर्ज किया गया है। सभी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए धारा 144 लगाई गई है। बता दें कि फैजल नाम का ये युवक पुलिस का इन्फॉर्मर बताया जा रहा है, इसलिए पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। बता दें कि इससे पहले दक्षिण कन्नड़ जिले में ही एक बीजेपी कार्यकर्ता प्रवीण निट्टार की हत्या की गई थी। उस पर कुल्हाड़ी से वार किए गए, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। इस हत्या के बाद से ही पूरे जिले में जमकर प्रदर्शन जारी है। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, तो वहीं सीएम की तरफ से परिवार को मुआवजा देने की बात कही गई। बताया गया कि आरोपी पीएफआई से जुड़े हैं। इससे पहले 19 जुलाई को एक 18 साल के युवक की हत्या कर दी गई थी। अब ये मामले शांत भी नहीं हुए थे कि मुस्लिम युवक के मर्डर ने इलाके में सनसनी फैला दी। लगातार हो रही हत्याओं के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी बीजेपी नेताओं के निशाने पर हैं और इसे लेकर लगातार विवाद जारी है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। इसकी तस्वीरें खुद राष्ट्रपति के ट्विटर हैंडल से शेयर की गई हैं। इनके अलावा कई और बीजेपी नेताओं ने भी मुर्मू से मुलाकात की है। तो वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भी राष्ट्रपति से मिलने का वक्त मांगा था, लेकिन अब तक उन्हें वक्त नहीं दिया गया। उधर संसद में एक बार फिर इस मामले को लेकर जमकर घमासान हुआ। भारी हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित करनी पड़ी। बता दें कि अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित किया, जिसके बाद से ही वो बीजेपी के निशाने पर हैं। इसी मामले को लेकर अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति मुर्मू से मिलने का वक्त मांगा है। उन्होंने बताया कि वो खुद मुर्मू से माफी मांगने जाएंगे, हालांकि अब तक उन्हें मिलने का वक्त नहीं दिया गया। बता दें कि इससे पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस मामले को संसद में उठाया और चौधरी को जमकर फटकार लगाई। साथ ही तमाम बीजेपी नेताओं ने भी राष्ट्रपति के अपमान को लेकर सोनिया गांधी से माफी मांगने को कहा। दोनों के बीच नोकझोंक भी हुई और इसे लेकर जहां बीजेपी का कहना है कि सोनिया ने ईरानी से बदसलूकी से बात की, तो वहीं कांग्रेस का दावा है कि स्मृति ईरानी ने सोनिया को खुलेआम धमकी दी है। इसी विवाद के बीच अब ईरानी ने राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की और बताया जा रहा है कि स्मृति ईरानी ने राष्ट्रपति के साथ अपनी इस मुलाकात के दौरान उनके लिए इस्तेमाल किए गए अपमानजनक शब्द को लेकर भी चर्चा की। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसे एक औपचारिक मुलाकात ही बताया जा रहा है। स्मृति ईरानी के बाद गृह मंत्री अमित शाह भी राष्ट्रपति भवन पहुंचे और मुर्मू से मुलाकात की। बता दें कि कुछ ही दिन पहले द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद संभाला है, जिसके बाद नेताओं का उनसे मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। और स्मृति ईरानी की बेटी पर अवैध बार चलाने के आरोप लगाए जाने को लेकर अब कांग्रेस नेताओं को दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। ईरानी ने कोर्ट में इस मामले को उठाया था, जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश, पवन खेड़ा और निट्टा डिसूजा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किए जाने के अलावा 24 घंटे में आपत्तिजनक ट्वीट हटाने के भी निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर कांग्रेस नेता खुद ट्वीट नहीं हटाते हैं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उस ट्वीट को हटाएंगे। बता दें कि बेटी पर आरोप लगाए जाने के बाद स्मृति ईरानी ने जयराम रमेश और पवन खेड़ा के खिलाफ 2 करोड़ की मानहानि का मुकदमा दायर किया है। ईरानी की तरफ से कहा गया है कि उनकी बेटी पर झूठे आरोप लगाए गए हैं, उनकी बेटी पढ़ाई करती है, कोई बार नहीं चलाती। कांग्रेस नेताओं के बयान के बाद उन्होंने कोर्ट का रुख किया था। हाई कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी होने के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि वो और इस मामले में शामिल अन्य कांग्रेस नेता कोर्ट के सामने सारे तथ्य रखेंगे और केंद्रीय मंत्री के इस मामले को भटकाने के प्रयास को विफल करेंगे। उन्होंने ट्वीट किया, दिल्ली उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी कर हमसे कहा है कि स्मृति ईरानी की ओर से दायर मामले पर हम औपचारिक रूप से जवाब दें। हम अदालत के समक्ष तथ्यों को रखने के लिए उत्सुक हैं। स्मृति ईरानी जिस तरह से मामले को भटकाने का प्रयास कर रही हैं, उसे हम चुनौती देंगे और विफल करेंगे। बता दें कि कांग्रेस नेताओं ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी पर गोवा में अवैध बार चलाने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ईरानी को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की थी। इस मामले को लेकर कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और दावा किया गया है कि इसके सबूत भी उनके पास मौजूद हैं। और अभी कुछ और खबरों पर करेंगे विस्तार से बात, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने से पहले अब तक की हेडलाइंस। राष्ट्रपति वाले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के बयान से भारी बवाल, अब सोनिया गांधी ने दिया ये जवाब। उद्धव ठाकरे और सीएम एकनाथ शिंदे के बीच भरोसे को लेकर वार पलटवार, अब दीपक केसरकर ने कह दी ये बात।
कर्नाटक में पिछले 8 दिन में 3 मर्डर, मुस्लिम युवक की हत्या के बाद धारा 144 लागू, सीएम ने कही ये बात। राष्ट्रपति विवाद के बीच स्मृति ईरानी और अमित शाह की राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात, अधीर रंजन को नहीं मिला मत। 24 घंटे में ट्वीट हटाएं पवन खेड़ा, जयराम रमेश हाईकोर्ट का कांग्रेस के तीनों नेताओं को निर्देश। अमृत महोत्सव में हर दिल है देश प्रेम से रंगा। आओ हम सब मिलकर फहराएं हर घर तिरंगा। देश की आन बान शान है तिरंगा, हर भारतवासी की पहचान है तिरंगा। थाम कर हाथों में हाथ, नए भारत के निर्माण की अलख जगाएं। देकर एक दूजे का साथ, हर शहर हर गांव हर घर तिरंगा फहराएं। तिरंगा यूं ही सदा शान से लहराता रहे, दिल यूं ही आजादी के गीत गाता रहे। हम सबका जोशे जुनून है तिरंगा, हर देशवासी की पहचान है तिरंगा। आओ अपने तिरंगे को घर लेकर आएं, इस बार हर घर तिरंगा फहराएं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल एसएससी स्कैम में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। ईडी की पूछताछ और लगातार बढ़ते शिकंजे के बीच एसएससी स्कैम के आरोपी और बंगाल सरकार के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की सहयोगी अर्पिता मुखर्जी की शुक्रवार को अचानक तबीयत बिगड़ गई। जिस वक्त मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जा रहा था वह रो रही थी। जिससे ही गाड़ी से अस्पताल के अंदर ले जाया गया, वे अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। इसके बाद अर्पिता को डॉक्टरों की टीम की तरफ से चेकअप किया जा रहा है। अर्पिता के घर के ईडी की छापेमारी में अब तक 49 करोड़ रुपए बरामद किए जा चुके हैं। इससे पहले अर्पिता मुखर्जी के डायमंड सिटी आवास से गिरफ्तारी के बाद से 4 लग्जरी कारें गायब हो गई। इनमें 2 कारें पार्थ चटर्जी के करीबी अर्पिता मुखर्जी के नाम पर हैं। ऑडी A4, होंडा सिटी और होंडा CRV और मर्सिडीज बेंज गायब हो गई है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के अधिकारी सीसीटीवी फुटेज से ब्यौरा निकालकर जांच कर रहे हैं और यहां तक कि ईडी अधिकारियों ने अर्पिता के बेलघरिया फ्लैट से सीसीटीवी डिटेल्स भी मांगी हैं। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर ईडी ने गुरुवार को पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी से काफी देर तक पूछताछ की थी। दोनों से अलग अलग मैराथन पूछताछ की गई। ईडी के सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में कई अन्य संपत्तियों की लोकेशन मिली है। बेलघरिया में पिछले 2 फ्लैटों के अलावा 2 और फ्लैट मिले हैं। ईडी सूत्रों ने बताया कि उन्हें सील कर दिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने शहर के चिनार पार्क इलाके में पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी से जुड़ी एक अन्य अपार्टमेंट में गुरुवार देर शाम छापा मारा। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। ईडी ने मुखर्जी के फ्लैट से लगभग 28 करोड़ रुपए नकदी बरामद करने के एक दिन बाद इस फ्लैट पर छापा मारा। केंद्रीय एजेंसी कथित स्कूल भर्ती घोटाले की जांच के सिलसिले में मुखर्जी को गिरफ्तार कर चुकी है और पिछले हफ्ते शहर में उसके एक और फ्लैट में से ईडी ने 21 करोड़ रुपए से अधिक की बेहिसाब नकदी जब्त की है। ईडी के अधिकारी ने कहा कि यह चिनार पार्क अपार्टमेंट अर्पिता मुखर्जी का है और हमें संदेह है कि उसके अन्य फ्लैटों की तरह यहां भी नकदी जमा हो सकती है। हम पड़ोसियों से बात कर रहे हैं और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ किस तरह की गतिविधियां की गई हैं। पश्चिम बंगाल एसएससी स्कैम के आरोपी और ममता सरकार के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वे इस षड्यंत्र का शिकार हुए हैं और उन्हें फंसाया जा रहा है। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने पहली बार इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। पार्थ चटर्जी को शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में हाल ही में गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने उनके घर पर छापा मारा था, जिसके बाद कई घंटे तक पूछताछ की गई। आखिरकार उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद ममता ने पार्थ चटर्जी को मंत्री पद से भी हटा दिया। पश्चिम बंगाल के मंत्री रहे और टीएमसी नेता पार्थ चटर्जी के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने शिक्षक भर्ती के लिए करोड़ों रुपए लिए। आरोप है कि जिन लोगों ने लाखों रुपए दिए उन्हें इस परीक्षा में पास करा दिया गया।
ओएमआर सीट बदलने के आरोप भी लगे हैं। ये भर्ती प्रक्रिया 2016 में शुरू हुई, जिसके बाद कई उम्मीदवारों ने नतीजों को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट तक मामला पहुंचा और फिर मामले की जांच शुरू हुई। हाईकोर्ट ने सीबीआई को यह मामला सौंप दिया था। उस वक्त पार्थ चटर्जी पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री थे। तमाम आरोपों और गिरफ्तारी के बाद पार्थ चटर्जी को पश्चिम बंगाल सरकार ने बर्खास्त कर दिया। इसके साथ ही तृणमूल कांग्रेस ने चटर्जी को पार्टी से निलंबित करने और उन्हें सभी पदों से हटाने की घोषणा की। इससे पहले पार्टी के राज्य महासचिव और प्रवक्ता कुणाल घोष ने चटर्जी को पद से तुरंत हटाए जाने और पार्टी से भी तत्काल निष्कासित किए जाने की मांग की थी। अनुशासन समिति की बैठक के बाद चटर्जी को हटाने का फैसला लिया गया। बता दें कि पार्थ चटर्जी लगभग 2 दशकों तक टीएमसी के महासचिव रहे और इस साल की शुरुआत में उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। लेकिन अब करोड़ों के घोटालों में नाम सामने आने पर टीएमसी की किरकिरी करवा रहे हैं। पार्थ को लेकर ममता बनर्जी का भी बयान सामने आया था, जिसमें ममता ने कहा था कि हम मांग करते हैं कि जांच उस समय सीमा के भीतर पूरी की जाए। टीएमसी भ्रष्टाचार में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति का समर्थन नहीं करेगी। और जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव से पहले गुरुवार रात कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और उनके बेटे पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह सीहोर पहुंचे। उन्होंने इंग्लिशपुरा स्थित पूर्व विधायक रमेश सक्सेना के निवास पर मौजूद नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों से मुलाकात की। जिला पंचायत सदस्यों को भोपाल और सीहोर की पुलिस ने होटल नंदन पैलेस से उठा लिया था। इसके बाद वहां की राजनीति में हड़कंप मच गया। रमेश सक्सेना का घर पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया था। जैसे ही यह बात पूर्व मुख्यमंत्री और उनके बेटे जयवर्धन सिंह को पता चली, वे सीधे उनके आवास पर पहुंचे। दिग्विजय सिंह ने शिवराज सिंह चौहान पर जोर जबरदस्ती से चुनाव जीतने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि शिवराज पैसों के दम पर और पंचायत सदस्यों पर दबाव बनाकर चुनाव जीतना चाह रहे हैं। मध्य प्रदेश में आज फिर जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। कांग्रेस इन चुनावों को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इन चुनावों को लेकर दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी और शिवराज सिंह चौहान पुलिस प्रशासन और पैसे के दम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वे ये भूल गए हैं कि जो ऊपर जाता है वह नीचे भी आता है। उन्होंने कहा कि झालावाड़ खिलचीपुर से पुलिस एक जिला पंचायत सदस्य को उठाकर सीएम हाउस ले गई। यह इस बात का प्रमाण है कि शिवराज धौर जमाकर और जोर जबरदस्ती से चुनाव जीतना चाहते हैं। दिग्विजय सिंह ने आगे कहा कि शिवराज सिंह की परतें खुलती जा रही हैं। ऐसा कोई हिस्सा नहीं जिसका हिस्सा शिवराज सिंह चौहान तक न पहुंचता हो। उन्होंने कहा कि राज्य में सैकड़ों करोड़ रुपए का रोजाना अवैध खनन हो रहा है। नर्मदा नदी की पूरी रेत इन्होंने खींच रखी है। कांग्रेस नेता ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान एक सीएम के रूप में नहीं बल्कि बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीएम ने संविधान की शपथ ली थी और वह निष्पक्षता के साथ काम करेंगे, लेकिन वे इस शपथ को झुठला रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि उन्होंने नर्मदा नदी में खड़े होकर शपथ ली थी कि जीवन भर कुंवारा रहूंगा। लोकसभा में गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री के बीच नोकझोंक पर कई पक्ष विपक्ष के नेता अपनी राय दे रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्मृति ईरानी पर निशाना साधा। उन्होंने ईरानी को अहंकारी तक बता दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के साथ संसद में किया गया दुर्व्यवहार घोर निंदनीय है। यह श्रीमती स्मृति ईरानी की अपरिपक्वता एवं अहंकार की निशानी है। सीएम गहलोत ने एक और ट्वीट में कहा कि सोनिया गांधी यूपीए चेयरपर्सन, पूर्व नेता विपक्ष, 5 बार की सांसद होने के नाते एक वरिष्ठ पार्लियामेंटेरियन हैं और संसद में इतने वरिष्ठ सदस्य से ऐसा दुर्व्यवहार अस्वीकार्य है। दरअसल गुरुवार को संसद में कार्यवाही के दौरान सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच तीखी बहस हो गई। दावा किया गया कि सोनिया गांधी ने स्मृति ईरानी से कथित तौर पर कहा, मुझसे बात न करें। सूत्रों ने आंखों देखी बताते हुए कहा, कार्यवाही स्थगित होने के बाद सोनिया गांधी रमा देवी के पास गई। सोनिया ने रमा देवी से कहा, आप लोग मेरा नाम क्यों ले रहे हो? सोनिया ने कहा, आप हमारा नाम नहीं ले सकते। सोनिया रमा देवी की बातचीत के बीच में स्मृति ईरानी आई। सूत्रों के मुताबिक स्मृति ईरानी ने कहा, आपका नाम किसी दूसरे ने नहीं, मैंने लिया। मेरा कहना है कि आपको खुद माफी मांगना चाहिए। सूत्रों के अनुसार सोनिया गांधी ने स्मृति ईरानी से कहा, डोंट टॉक टू मी। दावा किया गया कि सोनिया गांधी स्मृति से जब बात कर रही थी तो उस वक्त उनका लहजा बहुत तल्ख और सख्त था। इसके जवाब में स्मृति बोली, मैं क्यों चुप रहूं। इसके बाद सुप्रिया सुले समेत अन्य सांसदों के बीच बचाव किया और सोनिया गांधी को साथ लेकर गई।
संसद परिसर में धरने को लेकर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्ष पर हमला बोला। प्रहलाद जोशी ने कहा कि खबर है कि अहिंसा के साधक गांधी जी की प्रतिमा के नीचे कांग्रेस के नेता धरना के नाम पर बैठकर चिकन खा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता के मुद्दों पर चर्चा तो दूर, देश की महान विभूतियां का अपमान करना कांग्रेस की आदत बन गई है। विपक्षी सांसद निलंबित किए जाने के खिलाफ धरने पर बैठे थे। जानकारी के मुताबिक धरना समाप्त करके निलंबित सांसद विजय चौक की ओर मार्च करते हुए निकले। निलंबित किए जाने के विरोध में विपक्षी सांसद 50 घंटे का धरना दे रहे थे। विपक्षी सांसदों के निलंबन के खिलाफ बुधवार को गांधी प्रतिमा के पास आसमान के नीचे विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था, लेकिन बारिश के कारण धरना स्थल को स्थानांतरित करना पड़ा था। विपक्ष के निलंबित सांसदों ने धरने के लिए विरोध स्थल के रूप में संसद में प्रवेश द्वार को चुना। मच्छरों और गर्मी का सामना करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संतोष कुमार और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह सहित संसद के 5 निलंबित सदस्यों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास रात बिताई। टीएमसी के डोला सेन और शांतनु सेना आधी रात तक वहां मौजूद रहे। इससे पहले बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने चिकन खाने को लेकर हमला बोला था। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संसद में गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे कुछ निलंबित सांसदों ने तंदूरी चिकन खाया था। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि सभी जानते हैं कि गांधी जी के जानवरों के वध पर कट्टर विचार थे। कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या यह एक विरोध था या एक तमाशा, क्या सांसद वहां पिकनिक मनाने गए थे। टीएमसी नेता सुष्मिता देव ने पूनावाला पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी विपक्ष की एकजुटता से डरी हुई है। खबरें अभी और भी हैं, करेंगे उन्हीं खबरों पर विस्तार से बात, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने से पहले तक की हेडलाइंस। राष्ट्रपति वाले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के बयान से भारी बवाल, अब सोनिया गांधी ने दिया ये जवाब। उद्धव ठाकरे और सीएम एकनाथ शिंदे के बीच भरोसे को लेकर वार पलटवार, अब दीपक केसरकर ने कह दी ये बात। कर्नाटक में पिछले 8 दिन में 3 मर्डर, मुस्लिम युवक की हत्या के बाद धारा 144 लागू, सीएम ने कही ये बात। राष्ट्रपति विवाद के बीच स्मृति ईरानी और अमित शाह की राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात, अधीर रंजन को नहीं मिला वहां। 24 घंटे में ट्वीट हटाएं पवन खेड़ा, जयराम रमेश हाईकोर्ट का कांग्रेस के तीनों नेताओं को निर्देश। आजादी के अमृत काल में देश ने 200 करोड़ वैक्सीन डोज का असाधारण लक्ष्य प्राप्त कर आजादी के 75 साल के महोत्सव को यादगार बना दिया है। 200 करोड़ वैक्सीन डोज सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये भारत के सामर्थ्य का प्रतिबिंब है, इतिहास के नए अध्याय की रचना है। ये कुशल नेतृत्व और हम भारतीयों के संकल्प की सिद्धि है। भारत का वैक्सीनेशन अभियान सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का सबसे जीवंत उदाहरण है। गरीब, अमीर, गांव, शहर, दूर सुदूर, देश का एक ही मंत्र रहा कि अगर बीमारी भेदभाव नहीं करती तो वैक्सीन में भी भेदभाव नहीं हो सकता। ये अवसर सिर्फ 200 करोड़ टीकाकरण के जश्न का नहीं है, ये जश्न है आत्मनिर्भर होते भारत का। ये जश्न है हमारे डॉक्टरों, हेल्थ वर्कर्स के समर्पण के प्रति सम्मान का। ये जश्न है हमारे वैज्ञानिकों और वैक्सीन उत्पादन में लगे कर्मवीरों को आभार जताने का। ये मौका है हमारी आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की कर्मशीलता को सलाम करने का। ये जश्न भारत के कुशल नेतृत्व के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने का भी है। कुशल नेतृत्व और हम भारतीयों के संकल्प का ही परिणाम है कि भारत कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मजबूती से खड़ा है। तो
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की टिप्पणी पर सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है, तो मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा ने भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सोनिया गांधी से माफी की मांग की है। अर्जुन मुंडा के अलावा बाबूलाल मरांडी ने भी कांग्रेस नेता के बयान की निंदा की है। अर्जुन मुंडा ने ट्वीट कर कहा कि जिस प्रकार से कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने देश की प्रथम जनजाति महिला राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के बारे में शर्मनाक टिप्पणी की है, उसके लिए सोनिया गांधी पूरे देश से माफी मांगे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने भी अधीर रंजन चौधरी के बयान की निंदा की है। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर कहा है कि देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ कांग्रेसी नेता अधीर रंजन चौधरी के निम्न स्तर के बयान की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, किंतु इस पूरे प्रकरण में श्रीमती सोनिया गांधी की चुप्पी समझ से परे है। क्या सोनिया गांधी की चुप्पी अधीर रंजन चौधरी के बयान पर निहित समर्थन नहीं है? दरअसल कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने मुर्मू को राष्ट्रपति की जगह राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित किया, जिसके बाद उनका यह बयान तेजी से वायरल हुआ और बीजेपी ने तुरंत इसे लपक लिया। संसद सत्र के दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस मामले को लेकर सोनिया और अधीर रंजन चौधरी को जमकर घेरा। इस दौरान सोनिया और ईरानी के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। बीजेपी अब इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने अपने बयान पर मचे बवाल के बाद कहा कि उन्होंने गलती से इस शब्द का इस्तेमाल किया, जिसके लिए वो माफी मांगते हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति से समय मांगा है, मैं उनसे माफी मांगूंगा अगर उनको मेरे बयान से ठेस पहुंची है, लेकिन इन पाखंडियों से नहीं। चौधरी ने कहा कि सोनिया गांधी के साथ सदन में जैसी बदसलूकी हुई उसके लिए जांच की मांग करेंगे। और इस बार के मानसून में राजस्थान में बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। राज्य में काफी अच्छी बारिश देखने को मिली है। इसका नतीजा ये है कि बांध और जलाशय पानी से लबालब भर गए हैं और इससे लोग खुश हैं, क्योंकि उन्हें अब साल भर पीने का पानी मिलेगा। ऐसे में हर कोई चाहता है कि जलाशयों से रिसते पानी में आनंद लिया जाए। जलाशयों के लिए फेमस उदयपुर संभाग में इन दिनों हो भी यही रहा है, लेकिन राजसमंद जिले में जलाशयों के लबालब होने से अलग ही खुशी का माहौल है। इस जिले में 292 गांव में खुशी की लहर है और क्योंकि बाघेरी का नाका झलक गया है। बड़ी बात यह है कि यह बांध जुलाई में छलका है, जबकि अमूमन यह अगस्त के अंत में तक छलकता है। पेयजल परियोजना के तहत राजसमंद जिले में साल 2006 में बाघेरी का नाका बांध बनकर तैयार हुआ था। इसका मकसद इससे जुड़े गांवों में पेयजल की समस्या को दूर करना था। 16 साल के इतिहास में यह 7वीं बार ऐसा हुआ है कि यह जुलाई महीने में ही बांध छलक गया। बांध पहली बार 22 जुलाई 2007 में छलका था। 2008 और 2009 में बारिश कम होने से बाघेरी में पानी की आवक हुई, लेकिन यह छलका नहीं था। फिर 2010, 11 और 14 तक अगस्त में छलका था। 2015 से 18 तक जुलाई में छलका। 2019-20 में अगस्त में छलका था और इसके छलकने के बाद आसपास के गांवों के लोग बाघेरी नाका पहुंचे और उसके रपट पर नहाने का आनंद लिया। हरियाली अवशयान के कारण भी लोगों की आवाजाही ज्यादा हो रही है। जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के 13 जिलों में 342.23 करोड़ रुपए लागत की 183 छोटी पेयजल योजनाओं ODMP को मंजूरी दी गई है। इन पेयजल योजनाओं के माध्यम से 258 गांवों के 63,707 घरों में नल के माध्यम से जल कनेक्शन दिए जाएंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल डॉक्टर सुबोध अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई राजस्थान वाटर सप्लाई एवं सीवरेज मैनेजमेंट बोर्ड की वित्त समिति की बैठक में इसकी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दी गई है। डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि इन 183 छोटी पेयजल योजनाओं में अलवर जिले की 91, उदयपुर की 23, भरतपुर की 21, डंगूरपुर की 17, दौसा, श्रीगंगानगर एवं धौलपुर की 7, सीकर की 4, चित्तौड़गढ़, पाली एवं हनुमानगढ़ की 2 तथा राजसमंद और बीकानेर जिले की 1 छोटी पेयजल योजना शामिल है। इन जिलों के 258 गांवों को इसका लाभ मिलेगा, जहां कुल 63,707 हर घर जल कनेक्शन दिए जाएंगे। पंजाब में विनोद घई के नए एडवोकेट जनरल बनाए जाने पर विपक्ष ने हंगामा खड़ा कर दिया है। ऐसे में पंजाब सीएम भगवंत मान ने अपने बयान से विरोधियों को दरकिनार कर दिया। गुरुवार को सीएम ने चंडीगढ़ में कहा कि विनोद घई ही पंजाब के अगले एडवोकेट जनरल होंगे। घई एक काबिल वकील हैं और वे पंजाब सरकार का पक्ष मजबूती से कोर्ट में रखेंगे। वहीं घई की नियुक्ति का राजनीतिक और सिख संगठन के लोगों ने विरोध कर रहे हैं। सिख संगठन का तर्क है कि वे राम रहीम के वकील रह चुके हैं, इसलिए उन्हें पंजाब का एडवोकेट जनरल नहीं बनाना चाहिए।
सीनियर एडवोकेट विनोद घई पंजाब के चंडीगढ़ शहर के रहने वाले हैं, जो हरियाणा हाई कोर्ट के क्रिमिनल लॉयर हैं। वहीं पद छोड़ने की वजह बताते हुए अनमोल रतन सिद्धू ने बताया कि इसके पीछे कोई बड़ी वजह नहीं है, वो अपने प्रोफेशन में ज्यादा बिजी रहने लगे थे और इस वजह से उन्हें पद छोड़ना पड़ रहा था। बता दें कि वो पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला कत्ल केस में सरकार की पैरवी कर रहे थे। बता दें कि 29 मई को पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के पीछे लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आने के बाद अनमोल सिद्धू ने पंजाब पुलिस को दिल्ली की तिहाड़ जेल से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की ट्रांजिट रिमांड प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वहीं खबरों के अनुसार सिद्धू का कुछ IAS अधिकारियों के साथ विवाद भी था। इसे उनके इस्तीफे का एक बड़ा कारण माना जा रहा है। हालांकि अनमोल रतन सिद्धू के जाने को भगवंत मान सरकार के लिए एक झटके के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि कथित बेअदबी जैसे कई संवेदनशील मामले अदालत में पेंडिंग है। और जोमेटो के शेयर के लिए यह हफ्ता बेहद उठापटक भरा रहा है। इस हफ्ते के पहले 2 ट्रेडिंग सेशन में जोमेटो के शेयर में 23% की गिरावट देखने को मिली है। 76 रुपए प्रति शेयर पर IPO लाने वाली जोमेटो के शेयर का भाव 40.60 रुपए के निचले स्तर जा लुढ़का, यानी IPO के प्राइस लेवल से करीब 47% नीचे। हालांकि निचले लेवल से शेयर ने रिकवरी दिखाई। फिलहाल जोमेटो 47 रुपए पर ट्रेड कर रहा है और अपने निचले स्तरों से करीब 16% रिकवर कर चुका है। जोमेटो के शेयर में भले ही बड़ी गिरावट आई हो, लेकिन देशी विदेशी ब्रोकरेज हाउस जोमेटो के शेयर को लेकर बेहद बुलिश हैं। विदेशी ब्रोकरेज हाउस जेफरीज के बाद कोटक इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटीज जोमेटो के शेयर को लेकर बुलिश हैं। कोटक ने निवेशकों को 79 रुपए के लक्ष्य के लिए जोमेटो के शेयर खरीदने की सलाह दी है। कोटक की माने तो मौजूदा लेवल से शेयर करीब 68% का रिटर्न दे सकता है। इससे पहले जेफरीज ने भी निवेशकों को लंबी अवधि के लिए जोमेटो के शेयर में निवेश की सलाह दी थी। जेफरीज का मानना है कि जोमेटो का स्टॉक निवेशकों को 130% का रिटर्न दे सकता है। जेफरीज ने कहा कि निवेशकों की बिकवाली का असर जोमेटो जैसी फूड टेक कंपनियों पर पड़ा है, लेकिन जेफरीज का मानना है कि जोमेटो में खरीद बनती है। जेफरीज ही नहीं, विदेशी ब्रोकरेज हाउस ने कहा कि जोमेटो का स्टॉक आउट परफॉर्म करेगा। मुताबिक शेयर 90 रुपए तक जाने की क्षमता रखता है। दरअसल जोमेटो को शेयर को बाजार में लिस्ट हुए 1 साल पूरे हो चुके हैं। 23 जुलाई 2022 को बड़े निवेशकों के लिए 1 साल का लॉक इन पीरियड खत्म हो गया था, जिसके बाद बड़े निवेशकों ने बिकवाली थी, जिसके चलते शेयर नीचे आ गया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला टारोबा के ब्रॉन लायरा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैदान पर यह पहला इंटरनेशनल मैच होगा। यहां दोनों टीमें आज 29 जुलाई रात 8 बजे एक दूसरे से भिड़ेंगी। भारतीय टीम के पास इस मैच के लिए मनोवैज्ञानिक बढ़त होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में भारत ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में वेस्टइंडीज टीम को एक तरफा शिकस्त दी है। T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत जैसे दिग्गजों की वापसी हुई है। ऐसे में टीम इंडिया और ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। गेंदबाजी में भी भुवनेश्वर कुमार और हर्षल पटेल जैसे T20 स्पेशलिस्ट गेंदबाज भारत का पलड़ा भारी करते हुए नजर आ रहे हैं। उधर वेस्टइंडीज टीम में शिमरोन हेटमायर और ओवेन स्मिथ की एंट्री हुई है। और इसी के साथ खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहिए कमल राष्ट्रीय के साथ। नमस्कार।